नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NCERT सर्कल में। दोस्तों कक्षा 6 NCERT इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर और बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये लेक्चर तीसरा है, आरंभिक नगर, पुराने भवनों का संरक्षण। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गलियों में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूथा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगी कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों भाई या मित्र हैं। ये उन लोगों की जो उस घर के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुनकर ये अचंभित हो रहे हैं। इन्हें मालूम नहीं कि पुराने घरों को संरक्षित करना क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर भी हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। तो ये बता रहे हैं दोस्तों कि जब अंग्रेज़ों द्वारा हमारे देश में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उनकी अपने हित थे व्यापार के लिए और सामान को इधर से उधर ले जाने में, ट्रांसपोर्ट के लिए वगैरह अन्य कामों के लिए। तो वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से रेलवे लाइन को निकालने के लिए पट्टियाँ बिछा रहे थे। तो उधर उनको ये जगह मिली और वहाँ से उन्होंने ईंटें निकाली। तो जो खंडर थे ना, वो पूरी तरह से तो नहीं, मतलब हाँ, पूरी तरह से लगभग नष्ट हो चुके। कुछ परसेंट उनका हिस्सा बचा हुआ है, जो आज खोज के बाद हमें मिला है, हम लोगों को, मतलब जो पुरातत्वविदों ने खोजा। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। देखिए, तो रेलवे लाइन बिछाते वक्त ही उन्होंने हज़ारों ईंटें निकाल ली थी। उन्होंने पूरा जो स्ट्रक्चर था पूरा नष्ट कर दिया था दोस्तों। ठीक है, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह की सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं, काफ़ी पुराना है। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए दोस्तों। ये तो सभी की वो होती है कि एक धरोहर के रूप में, है ना। तो आज भी हम देखते हैं हमारे देश में पुरानी जो इमारतें हैं, किले हैं और अन्य चीज़ें हैं, उनको सरकार संरक्षण देती है। ठीक है, तो ये दिखा रहे हैं इधर। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर की बाट, मोहरें, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। ठीक है, बहुत सी चीज़ें मिली हैं। ये तो कुछ थोड़ी ही चीज़ें लिखी हुई हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था,
लेकिन यह निचले इलाकों में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। तो दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। ठीक है जो दोस्तों, कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ये इधर यहाँ विशाल स्नानागार मिले हैं। ठीक है, कहा इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियाँ दोनों तरफ से वो एक ही बात है, सीढ़ियाँ बनाई गई थीं उतरने के लिए। ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं। उस समय देखो दोस्तों कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती थी। ठीक है, और क्या सोच कर बनाते होंगे भगवान को पता होगा, शायद हमको तो नहीं पता दोस्तों, सॉरी, जस्ट जोकिंग। ठीक है, इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद जहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा और लोथन जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है, उस वक्त यज्ञ भी किए जाते थे। ठीक है, इससे हमें जानकारी मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथन जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इंसान विकसित हुए तो उन्होंने अपना वो सब किया। जैसे उधर हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि फसलों को और अन्य चीज़ों को एकत्रित करना सीखा। ठीक है, उसकी आगे की प्रक्रिया यही है। ठीक है, भंडार गृह बनाने लगे। ये देखिए दोस्तों, महान स्नानागार है। इधर हम देख सकते हैं दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ हैं और इधर ये हैं। ठीक है, और काफ़ी नष्ट हो चुका है, फिर भी काफ़ी हद तक देखा जाए तो ठीक ठाक है और अच्छा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ये देखिए दोस्तों किस तरह ईंटों की चिनाई की गई है। ये कारीगर है उस वक्त के या कोई और होंगे। ठीक है, भवन, नाली और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं कि हर घर में लोग हैंड पंप लगा लेते हैं और बोर अपने हर घर में बोर करा लेते हैं, जैसे कि मोटर फिट करा के उसमें सुविधा के रूप में करा लेते हैं। हम वैसे देखा जाए तो सिस्टम वही है, सेम। ठीक है, कई नगरों में ढकी हुई नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाले आज जैसी नालियाँ पानी का हम देखते हैं निकास होता है घरों में, वही। ठीक है, फिर भी देखा जाए तो आज के दौर में और उस वक्त के दौर में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि उस वक्त काफ़ी अच्छी सुविधाएं रहती थी। आजकल तो पानियाँ देखते हैं हर घर के बगल में एक खाली घर पड़ा रहता है, उधर चलता रहता है, कोई नहीं दिखता। उधर मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी हो रही है। ठीक है, चलता है, क्या करें, ज़माना है, बढ़ता जा रहा है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और आजकल देख रहे हैं दोस्तों, पानी जाम हो जाता है नालियों में, कचरा फंस जाता है, फिर लोगों को दिक्कत होती है, क्या करें, फिर भी कोई सोचता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ,
आसानी से बच सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। देखिए, ठीक है, यहाँ प्लॉटों में छोड़ दिया जाता है जस्ट जोकिंग, जो बाद में बड़ी नालों में मिल जाती थी। ठीक है, एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या करें, जिससे दिमाग फ्रेश भी रहेगा। और है ना, नालों की ढली होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। क्या सुविधा थी दोस्तों, इसके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाली और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, उस वक्त भी कितने अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता था। आजकल कहीं नहीं, घर बनाया, एक प्लाट बगल में देखा, पानी छोड़ दिया, चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। ठीक है, छोड़ो इसको। नगरीय जीवन, नगरीय जीवन, ठीक है, ये कुछ है, देखते हैं अभी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। जैसे आज के दौर में देखे जाए तो ठेकेदार होते ना, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी डीलर होते ना, ये सब कारीगर्स वगैरह वगैरह, ये संभवतः यहाँ की शासक थे। और उस वक्त जो बता रहे हैं वो शासक होते थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाती थी। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकी तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। बिल्कुल रखते होंगे, क्योंकि आज भी ऐसा सब कुछ चलता है। देखा जा सकता है कि उनके पास काफ़ी सोना चांदी पैसा ये सब मिलता ही है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों ये सब। इन नगरों में लिपित भी होते थे, लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे, लाना और ले जाना होता था। ठीक है, सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी में बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये नालियाँ हैं उस वक्त की, ये मैन होल्स वगैरह इधर दिखाए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये मैन होल है जो उधर दिखाया गया था, ये मैन होल है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। मोहर इधर बता रहे हैं दोस्तों, मोहर। इस मोहर के ऊपर के चित्र एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पकी हुई मिट्टी के खिलौने, ये इसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों। ये ठीक है, इस पर चित्र बना है एक सिंगी गैंडे का, और ये खिलौने हैं बच्चों की। ठीक है, और आगे देखते हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थीं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली
सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन की बाट और फलक हैं। ठीक है, बाट ये है दोस्तों। ऊपर पत्थर की बाट देखो, ये है बाट। ठीक है दोस्तों, ये बाट है। बाट देखो कितनी ध्यान से और उपयुक्त तरीके से बा इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें शर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनकी, जिनमें से कई कार्निलियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनकी बनाए गए। इसके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर की धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, जिसमें उसी कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। कहाँ पर है? इधर बताया गया है कहीं। ये मन के फलक और ये इसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और ये कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है ये। ठीक है, ये ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए बहुमूल्य काल क्या लिखा है इधर? हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग की डिजाइन किए हुए खूबसूरत मिट्टी के बर्तन। ठीक है दोस्तों, मेरा गला ख़राब है तो मैं थोड़ा सोच कर बोल रहा हूँ, क्या करूँ। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या भी पत्थर की बाट बनाते थे? ठीक है, आगे देखते हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपकी हुई मिली हैं। पकी मिट्टी तथा फैयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो इधर बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े पर चांदी के फूलदान की ढक्कन वगैरह वगैरह ये सब मिली है। मतलब कहने का ये है कि उस वक्त कपड़ों पर जो आज लोग लगाकर साड़ियों में डिजाइन वगैरह लगाकर अलग से चिपका देते ना, ऐसा कुछ है। ठीक है, और सूत काटने की भी यहाँ मशीनें पाई गई हैं शायद। ठीक है, तो संकेत मिले हैं, ऐसा बता रहे हैं ये सब। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहती हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन की चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। मोहरों पर मतलब वो करते हैं जैसे कि चिन्ह निकालते हैं। जैसे आज के दौर में देखा जाए तो 10-20 के सिक्के होते हैं, वो 10 के 1, 2 के 5 के सिक्कों पर वो डिज़ाइन निकालते हैं ना, वैसा कुछ बताते हैं। पंच करके निकालते हैं डिज़ाइन, ठोक कर, दबा कर, या उसको किसी चीज़ से हथौड़ा वगैरह से मार कर। ठीक है, ऐसा कुछ आदि, पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्तियों का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। चित्र कौन सा है इधर? कौन सा चित्र बता रहे हैं? पृष्ठ 28 यही बता रहे हैं कितना आकर्षित बनाया गया है। ठीक है, इसकी जो नाक है दोस्तों टूट चुकी है, खैर बनाया गया है। और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह
दर्शाई गई है। ये दोस्तों पत्थर पर है, तो चैनी हथौड़ों से किसी चीज़ से बनाया गया होगा, फिर भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, पत्थर से ऐसा अच्छा निकालना काफ़ी मेहनत का काम होगा, काफ़ी स्किल भी चाहिए इसमें। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करती थी या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और दोनों पुरुष दोनों हो सकती हैं, दोनों इस काम में दक्ष होते थे। ठीक है, पता नहीं, हो सकता है कुछ भी, स्त्री पुरुष दोनों या पुरुष या केवल महिलाएं। ठीक है। फेंस फेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। ठीक है, समंदर, नदियों के किनारे आदि। ठीक है, हो सकता है, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों की चूड़ को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, फेंस से मन की चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, ये दिखा रहे हैं दोस्तों, ये फेंस है, कुछ बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, आगे दिखते हैं। कच्चे माल की खोज में। ठीक है, कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं की अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्ची माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा और सोना, चांदी तथा बहुमूल्य पत्थर जैसी पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, हड़प्पा के लोगों को कुछ सामान तो अपने वहीं आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध हो जाता था, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर से आयात करते थे। जैसे बताते हैं इसमें ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, गुजरात, ऐसे इलाकों से। ठीक है, आगे मिलेगा दोस्तों ये सब जानकारी। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक है, आज भी मिलता है राजस्थान में तांबा। ठीक है, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। ठीक है, ओमान में भी तांबा पाया जाता होगा उस वक्त, आज भी वो तो मिलता ही है। खैर, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान से करते थे। आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है, थोड़ा फैक्ट्स हैं इसमें। ठीक है, तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना लिख सकती हैं कहीं। ठीक है, ये दिखा रहे हैं क्या, ये आज के दौर में जैसी बैलगाड़ी होती है उसका आकार है ये। ठीक, क्या लिखा है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इस चित्र को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग आयात के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे। पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाला वाहनों की जानकारी दी गई थी, नहीं दी गई थी। ठीक है, तो ये मोहर है। ठीक है, और ये बैलगाड़ी जैसा कुछ है, ये बनाया है तो स्वाभाविक है कि वो इसका उपयोग भी करते होंगे। ठीक है, ये छोटे आकार में बनाया गया है खिलौने के रूप में, और वो बड़े के रूप में उसका उपयोग करते होंगे सामान को ले जाने में। ठीक है, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाही ही शहरों में रहते थे।
रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने की सामान देते थे। क्या कह रहे हैं? किसान और चरवाहे जो शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान उपलब्ध कराते थे, क्योंकि वो पैदावार करती होंगी और उसमें अपनी सामान को सॉरी इस पर ऐसे सामान जो है ना, ये बैलगाड़ियाँ इस पर रख कर ले जाती होंगी गांव से शहरों में, ये कह रही हैं। ठीक है। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, क्या क्या उगाते हैं ये फैक्ट है दोस्तों। थोड़ा हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ठीक है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसी फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसी जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है दोस्तों, ये हल्का दिखाया गया है। हल्का खिलौना मतलब हल्के आकार का खिलौना है, तो स्वाभाविक है, इससे पता चलता है कि वे लोग हल्का भी यूज करते होंगे, तभी तो उसके आकार का खिलौना बना पाए, है ना। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण देखिए, आगे क्या देते हैं। कच्छ के इलाके में खदिरबेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता की कई नगर दो भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगरों में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ठीक है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि की बड़ी बड़ी अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। क्या कह रही हैं? अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया, जैसे कुछ पत्थरों पर लिख देते हैं और उसको आज के नेता लोग भी देखते हैं कि कहीं जैसे रोडें बनती हैं या कोई भवन निर्माण होता है कोई बड़ा, तो उधर पत्थर लगा देते ना, तो उसको दिखाया गया है। ठीक है। आज के दौर में भी ये सब चलता है, तो उस वक्त भी होता होगा। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा की लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है। अभिलेखों का तो शुरू से प्रचल रहा है दोस्तों, क्योंकि अपनी चीज़ों को लंबे समय तक दिखाने के लिए और आगे की जनरेशन को बताने के लिए ये सब होता ही है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक बड़ा भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली हैं। ठीक है।
क्या कह रहे हैं इधर, लोथन का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथन का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र की रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यह यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ठीक है, यही क्या कह रहे हैं उसके बाद में बताते हैं ये इसके बारे में। ठीक है, ये बता रहे हैं गीली मिट्टी का, जैसे आज के दौर में स्पीड पोस्ट भेजते हैं तो या फिर कोई पत्र वगैरह भेजते हैं तो उधर दोस्तों वो करते हैं ना, उसको सील पैक कर देते हैं, उसके बारे में बता रहे। गीली मिट्टी लगा दी थी तो उसको दबा कर रख देती थी तो उससे पता चलता था कि जो सामान जिसके पास पहुंचाना है उसके पास पहुंचेगा और वो देख लेगा ये मिट्टी में जो जैसा उन्होंने लगाया था और वैसा ही है क्या, या कुछ और किसी ने भी इसमें रास्ते में कुछ दिक्कत तो नहीं की, इसके साथ छेड़खानी तो नहीं की, छेड़छाड़ तो नहीं की, ये सब है ना, ये बता रहे हैं इसके बारे में। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, माल को उतारा चढ़ाया जाता होगा। ठीक है, तो ये बंदरगाह रहा होगा। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनकी बनाने का कारखाना काम होता था। ठीक है, लोथल में पत्थर की टुकड़ी, अधबनी मनकी बनाने वाली उपकरण और तैयार मनकी भी मिले हैं। ठीक है, ठीक है, तो बता रहे हैं कि पत्थर के टुकड़े मिले हैं, आधी बने हुए मनकी मिले हैं जो पूरी तरह से बन नहीं पाए, या कुछ या संपूर्ण बने हुए मनकी मिले हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, ये मुहरों का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैली को बंद करने के बाद उनकी मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। ये बताया ना कि ये सब आज के दौर में भी होता है दोस्तों। ये बता रहे हैं, ये मुहर, ये छाप इन्होंने लगा दी। अब ये गीली मिट्टी का, इससे पता चल जाता होगा कि इस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ठीक है, अगर ये टूटी हुई होगी तो लगेगा कि ये इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, तो शिकायत भी कर सकते होंगे वो। ठीक है, आज भी मुहर का उपयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाँटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्ची माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे की ढेर बनने लगी। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य लोगों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों की बड़ी बड़ी झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों पर हुआ होगा ना। देखिए दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थान थे तो उसको जो देख रहे हैं ना कि नष्ट हो गए हैं। तो नष्ट कैसे हुई, अपनी अपनी जो तर्क हैं विद्वानों का, जो विद्वान अपनी अपनी तर्क दे रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो ऐसा मानना है कि जैसे उसमें बोला है कि बाढ़ आने से हुआ, तो बाढ़ हर जगह तो नहीं आ सकती है ना। ऐसा कोई बोला है जंगलों में आग लग गई, जंगल विनाश हो गए, या कोई बोलता है सूखा पड़ गया, तो कोई बोलता है कुछ और होता हुआ है ना। तो ये सब अलग अलग मायने हैं उनकी। तो देखते हैं क्या बात है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो
परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। ठीक है, इसकी लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बाद में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने की कुछ खास प्रमाण नहीं मिले हैं। अपने अपने तर्क देते हैं लोग, बड़े बड़े विद्वान होते हैं ना वो। ठीक है, अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासक करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़ी बड़ी मकबरे बनवाए, इन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं की मरने पर उनकी शवों को इस तरह इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनकी शवों के साथ और भी नई अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। देखिए क्या हाल है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे पहले ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। सबसे पहले मिस्र में ही ये बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए दोस्तों। तो बड़े बड़े पिरामिड हैं तो स्वाभाविक है कि इनमें खर्च भी बहुत ज़्यादा होता होगा, है ना। तो ये बता रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? अब यहाँ तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल नहीं पड़ती होगी, है ना। कल्पना करो, खैर छोड़ो उसको। ये महत्वपूर्ण शब्दावली है, इन्हें आप दोस्तों कहीं से सर्च कर सकते हैं। उपयोगी शब्द नगर, नगर दुर्ग, शासन, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ हैं, कच्चा माल, हल, सिंचाई, ये सब ये दोस्तों आप कहीं से पढ़ सकते हो और याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथि है। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। ठीक है, नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों की अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। ठीक है, अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये यहीं पे समाप्त होता है, आगे इसके कुछ नहीं है दोस्तों। अब हम दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम अगला लेक्चर का इंतज़ार करेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़ दोस्तों।